हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, मोशन चैप्टर क्लास 9th का। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और जो मेन फिजिक्स आपका शुरू होगा ना 9th क्लास के लिए, रियल फिजिक्स शुरू होगा ना, वो इस क्लास से ही आपका शुरू होगा, इस टॉपिक के साथ, मोशन। ठीक है, आज से पहले आपने जो भी साइंस में पढ़ा होगा वो रियल फिजिक्स नहीं है। ठीक है, रियल फिजिक्स होता है क्लास 9 से शुरू। आप रियल फिजिक्स पढ़ोगे यहाँ से। ठीक है, और हमें जो पढ़ना है वो है हमारा मोशन चैप्टर काइनेमेटिक्स के अंदर। ठीक है, काइनेमेटिक्स के अंदर आता है ये मोशन चैप्टर। और जनरली हम मोशन चैप्टर को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा पहले यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स या फिर क्वांटिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी नई बातें मिलेंगी आपको इस चैप्टर में। इसीलिए यूनिट्स, फिजिकल क्वांटिटीज़, स्केलर, वेक्टर, हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में जो आपका एनसीईआरटी का मेन टॉपिक है, जैसे मोशन का मेन टॉपिक, मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो आज के लेक्चर्स में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे यूनिट्स, फिजिकल क्वांटिटीज़, स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। ओके, इज इट क्लियर? तो ये जो टॉपिक है आज का, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एनटीएससी ओलंपियाड के लिए, और ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है आपके 9th क्लास के लिए, क्योंकि आप जब हायर क्लासेस में जाओगे 11th क्लास में, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में ही देखने के लिए मिलता है ये सारे टॉपिक्स। तो अगर आप यहाँ पे अच्छे से कंप्लीट करोगे सारे टॉपिक्स को, तो आगे आप इजीली समझ पाओगे, आगे आप कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे। तो चलो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। तो हेडिंग लगाएंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स। देखो, पहले ज़माने में जो साइंटिस्ट थे, अलग अलग कंट्रीज़ अपने अलग अलग यूनिट्स को मानते थे। जैसे हम आज भी बहुत सारे लोकल यूनिट्स को मानते हैं, जैसे हम अपने घर में बोलते हैं एक हाथ। ठीक है, जैसे आपको आप जाओ दुकान में, किसी भी कपड़े दुकान में जाइए, आप बोलो कि मुझे एक हाथ का कपड़ा काट कर दो, तो वो आपका यूनिट है। आपके और उस दुकानदार के बीच का यूनिट है कि आप बता रहे हो, उसे समझ आ जा रहा है एक हाथ। आप ये यूनिट लेकर बाहर जाओगे, किसी भी फॉरेन कंट्री में जाओ, आप बोलो भाई मुझे एक हाथ का कपड़ा काट कर दो, तो वो नहीं समझ पाएगा। ठीक है, मतलब कि यूनिट एक ऐसा चीज़ होना चाहिए जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हो, जिसे लोग समझें। तो यहाँ से हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोगों के पास कुछ भी एक ऐसा स्टैंडर्ड यूनिट नहीं था जिसे पूरे वर्ल्ड में माना जाए। ठीक है, तो अलग अलग कंट्रीज़, अलग अलग साइंटिस्ट अपने अपने यूनिट्स दिए, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग यूनिट्स यूज़ किए जाते थे। उनमें से 3 यूनिट्स बहुत फेमस थे। पहले तो आप CGS यूनिट, एक ये यूनिट था, दूसरा था FPS यूनिट, और तीसरा था MKS यूनिट। ये 3 यूनिट्स बहुत फेमस थे। ठीक है, CGS मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड्स, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड्स। ठीक है, उसी तरफ FPS का मतलब होता है, इसे एक्सपैंड करेंगे तो फुट पॉन्ड सेकेंड्स। एंड सिमिलरली MKS का फॉर्म, एक्सपैंडेड फॉर्म है मीटर किलोग्राम सेकेंड्स। तो इन यूनिट्स को माना जाता था पहले। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज़ के बेसिस पे अलग अलग रीजन्स में डिवाइडेड थे ये सारे, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग यूनिट्स यूज़ किए जाते थे। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है, फुट पॉन्ड सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड, तो ये यूनिट्स को यूज़ किया जाता था। 1960 में एक नया यूनिट आया, SI यूनिट, और ये यूनिट इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल थे, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल था। ठीक है, दिस वाज इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल। ठीक है, SI यूनिट, इसे हम बोलते हैं SI यूनिट। और ये SI यूनिट वाज गिवन बाय जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। ठीक है, तो इस बॉडी ने
इस एसआई यूनिट को इंट्रोड्यूस किया 1960। देखो कुछ डेटा इस टॉपिक के अंदर आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है एसआई यूनिट को कब इंट्रोड्यूस किया गया, 1960। किसने इंट्रोड्यूस किया, कौन, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स ने इंट्रोड्यूस। इसे एसआई यूनिट को मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, इस एसआई यूनिट को मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम भी बोला जाता है। दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम। ठीक है, समझ आ रहा है। तो अभी हम जो भी क्वांटिटीज़ पढ़ते हैं, हम उन सारे क्वांटिटीज़ का यूनिट्स एसआई यूनिट में लेते हैं। जैसे लेंथ का मीटर आप लेते हो, टाइम का सेकंड्स आप लेते हो, उसी तरह आप मास का यूनिट लेते हो किलोग्राम्स, ठीक है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर्स लेते हैं, ठीक है। तो ये सब है एसआई यूनिट्स, ठीक है। और इंडिया में ये यूनिट्स को मेंटेन करने का काम कौन करता है? इन इंडिया यूनिट्स को मेंटेन करने का काम है नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी, नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी, ठीक है। दिस इज लोकेटेड एट न्यू दिल्ली, दिस इज लोकेटेड एट न्यू दिल्ली। आज के टॉपिक्स में स्टार्टिंग में सिर्फ हमारा थियरी ही रहेगा, बिकॉज बहुत सारे एग्जाम में आप एनटीएससी में जाओ, ओलंपियाड में जाओ, तो बहुत सारा फैक्ट्स पूछ लिया जाता है आपसे। जैसे इंडिया में वेट्स एंड मेजर्स को मेंटेन कौन करता है? नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी, दैट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। और एसआई यूनिट, सबसे पहले एसआई यूनिट को किसने इंट्रोड्यूस किया? तो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। इनका भी काम वही है, वे मेंटेन करते हैं सारे यूनिट्स को, ठीक है। एसआई यूनिट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम। पहले इन तीनों यूनिट्स को हम यूज करते थे, ठीक है, सीजीएस, एफपीएस एंड एमकेएस सिस्टम। अभी जो यूनिट हम यूज करते हैं 1960 में जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो है एसआई यूनिट। यहां तक क्लियर है? चलिए, तो देखो अब क्या है ना कि यहाँ पे देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछता है, देखो जैसे इसी में एक क्वेश्चन बना देगा, पॉन्ड इज द यूनिट ऑफ डैश। अब बताओ पॉन्ड किसका यूनिट है, मतलब किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट पाउंड है? अब बताओ, तो यहाँ पे आपको याद रखना है पाउंड इज द यूनिट ऑफ मास, ठीक है, पाउंड इज द यूनिट ऑफ मास। यहाँ देखिए फुट, पाउंड सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर लेंथ है, फुट भी लेंथ है और मीटर भी लेंथ है। मतलब लेंथ को हम सेंटीमीटर्स में मेजर करेंगे सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग, लेंथ को हम फुट में मेजर करेंगे एफपीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग, और मीटर्स में मेजर करेंगे एमकेएस सिस्टम के अकॉर्डिंग। सिमिलरली हम मास को ग्राम से मेजर करेंगे सीजीएस के अकॉर्डिंग, पाउंड में मेजर करेंगे एफपीएस के अकॉर्डिंग, किलोग्राम में मेजर करेंगे एमकेएस के अकॉर्डिंग। सिमिलरली हम टाइम को तीनों यूनिट्स में हम टाइम को सिर्फ और सिर्फ सेकंड में ही मेजर करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा पाउंड इज द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी, तो आप बोलोगे मास। क्लियर है? एक क्वेश्चन आया हुआ है इस तरह का, मैं क्वेश्चन कराता हूं आपको। इसी को इस तरह से पूछा था, द यूनिट ऑफ लेंथ, द यूनिट ऑफ लेंथ इन एफपीएस सिस्टम। अब बताइए इसमें यूनिट ऑफ लेंथ क्या होगा? एफपीएस सिस्टम में यूनिट ऑफ लेंथ क्या है? फुट है यूनिट ऑफ लेंथ, या पाउंड है यूनिट ऑफ लेंथ, या सेकंड है यूनिट ऑफ लेंथ? तो आपका आंसर होगा फुट। फुट इज द यूनिट ऑफ लेंथ। आप इस तरह इस सारे को इस तरह याद करो। देखो पहले आपका लेंथ आएगा, ठीक है, उसके बाद आपका क्या आया देखिए मास, और उसके बाद आया है टाइम। क्लियर है? सारे यूनिट्स में देखिए, सारे सिस्टम में देखो, सीजीएस सिस्टम में, एफपीएस सिस्टम में, एमकेएस सिस्टम में। तो सीजीएस सिस्टम में सबसे पहले, सीजीएस सिस्टम में सबसे पहले तो लेंथ का यूनिट सीजीएस सिस्टम में है सेंटीमीटर्स, सेंटीमीटर। क्लियर है? मास का यूनिट सीजीएस सिस्टम में है ग्राम, ग्राम। टाइम का यूनिट इन सीजीएस सिस्टम है सेकेंड, ठीक है, ये याद रखना है आपको, सेकेंड। इस तरह से आप याद रखोगे। सिमिलरली अगर आपको बोला जाए व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ इन एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या होगा? एफ स्टैंड्स फॉर फुट, पाउंड एंड टाइम इज सेकेंड। क्लियर है? टाइम इज सेकेंड। सिमिलरली आप एमकेएस के लिए लिख सकते हो, एमकेएस मीटर लेंथ के लिए आ जाएगा, मास के लिए आ जाएगा किलोग्राम, और टाइम के लिए आ जाएगा सेकेंड। तो इन सारी बातों को पहले कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। इन सारी बातों को डिस्कस करने के बाद अब हम आते हैं लेंथ पे, क्योंकि लेंथ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं यूनिट लेंथ पे। देखिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं एन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये फैक्ट्स हैं, ये डेटाज हैं कुछ, इनको आप याद कर लो।
दूसरा जो लेंथ हम मेज़र करते हैं लाइट ईयर में, लाइट ईयर, ये सब यूनिट लेंथ के यूनिट्स है, ठीक है, लाइट ईयर। थर्ड वन इज हम मेज़र करते हैं एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम, ठीक है, एंगस्ट्रॉम इज सिंबल ये हो जाएगा, लाइट ईयर का सिंबल ये हो जाएगा, और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का सिंबल AU, तो ये रहा, ठीक है। तो इन तीनों, ये क्योंकि ये तीनों इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करते हैं इनको। देखो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, हमारा अर्थ और सन किस डिस्टेंस पे है, ये एवरेज डिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट करके ये दिया गया है, और उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक यूनिट है, लेंथ का यूनिट है ये सारे यूनिट लेंथ के, कंफ्यूज नहीं होना, दिस आर ऑल द यूनिट्स ऑफ लेंथ, दिस ऑल आर द यूनिट ऑफ लेंथ। तो एवरेज यूनिट बिटवीन अर्थ एंड द सन हम मेजर करते हैं उसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। सो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसका यूनिट हो गया, लेंथ का यूनिट हो गया। लाइट ईयर, लाइट ईयर हम यूज़ करते हैं बहुत बड़े डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए, जैसे एक स्टार्स का दूसरे स्टार्स के बीच कितना डिस्टेंस होगा। जैसे एक सन से, हमारे सोलर सिस्टम में हमारा सन है, सन भी एक स्टार है, ये सन से दूसरे सन का डिस्टेंस क्या होगा, तो उस डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे, बहुत बड़े डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं लाइट ईयर में। एंड एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम होता है लाइट का वेवलेंथ को हम जिस यूनिट में मेजर करते हैं वो यूनिट कहलाता है एंगस्ट्रॉम, ठीक है। वी मेजर द यूनिट ऑफ वेवलेंथ, यूनिट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एंगस्ट्रॉम, ओके। नाउ डेटाज लिखते हैं हम लोग से यहाँ पे, देखो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है 1.5 into 10 to the power 11 meters. Similarly, 1 light year is equal to 9.46 into 10 to the power 15 meters, and 1 angstrom is equal to 10 to the power minus 10 meters. एक और यूनिट आता है फर्मी, हम बोलते हैं 1 फर्मी is equal to 10 to the power minus 15 meters. Similarly, 1 micron is equal to 10 to the power minus 6 meter. These are all the units of length. तो ये सारे यूनिट्स हैं किसके, लेंथ के यूनिट्स हैं इतने। तो इनको डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन में पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दैट मीन्स 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल्स टू हाउ मच मीटर्स। तो आपका आंसर यहाँ पे देखो, ये डेटाज आपको याद करना है। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द यूनिट ऑफ लेंथ, एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ लेंथ। बोलिए समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, चलिए ठीक है। चलिए इन्हीं डेटास के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। देखो आप समझो बच्चों, हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है ना, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास है, ठीक है। जैसे लेंथ है, मास है, जो भी चीज़ आप मेज़र कर पाओ, जैसे आप स्पीड मेज़र करोगे दैट इज़ ऑल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी, आप डिस्टेंस मेज़र कर रहे हो दैट इज़ ऑल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी, आप कुछ भी मेज़र कर रहे हो, हाइट मेज़र कर रहे हो, वेट मेज़र कर रहे हो, डेप्थ मेज़र कर रहे हो, तो दीज आर ऑल फिजिकल क्वांटिटीज़, ओके। नाउ फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द SI यूनिट, अकॉर्डिंग टू द SI यूनिट, physical quantities has been categorized into two categories, that is your first one is fundamental quantities, fundamental quantities, and second one is your derived quantities, derived quantities, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, हम फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। दिस फंडामेंटल क्वांटिटीज आर आल्सो कॉल्ड एज बेस क्वांटिटीज, ठीक है, बेस क्वांटिटीज, दे आर आल्सो कॉल्ड एज बेस क्वांटिटीज। नाउ तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं क्या, देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज। लेक्चर बोरिंग तो नहीं हो रहा है ना,
देखो आज का लेक्चर स्टार्टिंग में थोड़ा बोरिंग लगेगा बिकॉज थियरी बहुत ज़्यादा है और ये चीज़ जानना चाहिए आपको, ठीक है। आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, आप 9th में आपका रियल फिजिक्स शुरू हुआ है। फिजिक्स क्या है? कैलकुलेशंस, मैथमेटिक्स, ये सब कुछ आएगा आपके सिलेबस में, सब कुछ है। अब जैसे अभी हम लोग फर्दर जब आगे बढ़ेंगे लेक्चर में तो हम देखेंगे हमारे पास इतने ज़्यादा इक्वेशंस मिलेंगे, हमें कैलकुलेशंस पढ़ना पड़ेगा। मतलब हमें थियरी कम पढ़ना, हमें प्रैक्टिकल ज़्यादा करना, हमें इक्वेशंस बना करके सॉल्व करना है। तो मैथमेटिक्स ज़्यादा है यहाँ पे। तो मैथमेटिक्स जानने के लिए आपको यूनिट्स जानना पड़ेगा ना, यूनिट किस फिजिकल क्वांटिटी का क्या यूनिट है। ऐसा नहीं कि आप कुछ और यूनिट लेकर के बना रहे हो, तो ऐसे फिजिक्स गलत हो जाएगा। तो आपको अगर फिजिक्स सीखना है तो आप सबसे पहले आप समझ लो, आप बेस से नीचे से स्टार्ट कर रहे हो। फिजिक्स का मतलब क्या है? फिजिक्स का मतलब एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, आपको एक्यूरेट होना पड़ेगा यूनिट्स में, मेजरमेंट्स में, आपको अपने वैल्यूज में, आपको अपने आंसर्स में, सॉल्यूशंस में, आपके कंसेप्ट्स में, हर चीज़ में आपको एक्यूरेट होना पड़ेगा। अब देखो, इससे पहले आप कभी भी इस तरह का फिजिक्स नहीं पढ़े होगे। 9th में जो फिजिक्स आया है, अब रियल फिजिक्स आया है। अब एकदम कमर कस लो कि पढ़ना है फिजिक्स, और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है फिजिक्स। यू विल बिलीव, मैं पढ़ाऊंगा आपको समझ आएगा, आपको बिलीव हो जाएगा कि फिजिक्स सच में बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आपको प्यार हो जाएगा फिजिक्स से, ठीक है। फिजिक्स, यू विल लव फिजिक्स। तो देखो, सबसे पहले हम करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। देखो, हम पूरे फिजिकल क्वांटिटीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहला हो गया आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और दूसरा हो गया डिराइव्ड क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को हम बेस क्वांटिटीज़ भी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज बेस क्वांटिटीज़, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज बेस क्वांटिटीज़। नाउ अकॉर्डिंग टू SI unit, there are 7 fundamental quantities. There are 7 fundamental quantities. Now, what are they? We will write the physical quantities with their units. Now, units देखो, units क्या है? Each fundamental quantity will have a unit, जिसे आप मेज़र करने के लिए यूज़ करोगे। यूनिट हम यूज़ करते हैं मेज़र करने के लिए। जैसे इस पेन का, इस मार्कर का मैं लेंथ पूछूंगा तो आप कुछ लोग बोलेंगे 10 मीटर्स, कुछ लोग बोलेंगे 10 सेंटीमीटर्स, कुछ लोग बोलेंगे 0.1 किलोमीटर। तो ये सारे यूनिट्स हैं, ठीक है। और SI यूनिट में, इनमें SI यूनिट क्या है, वही इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलेगा। SI यूनिट, किसी का भी SI यूनिट निकालना है फंडामेंटल क्वांटिटीज से हम निकालेंगे, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको SI यूनिट देगा। तो सबसे पहला फंडामेंटल क्वांटिटी है क्वांटिटी, देयर SI यूनिट एंड देयर सिंबल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वांटिटी आपके पास देखो, फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी इज योर लेंथ। फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ, सेकेंड इज मास, थर्ड इज टाइम, फोर्थ इज टेम्परेचर, या फिर आप इसे थर्मोडायनामिक्स या आप हीट बोल सकते हो, ठीक है। हीट या थर्मोडायनामिक्स या टेम्परेचर। फिफ्थ में देखो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस। सिक्स्थ में देखो, इलेक्ट्रिक करंट। और लास्ट हमारा है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लास्ट वन इज लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। तो हमारे पास कितने फंडामेंटल यूनिट्स हैं? फंडामेंटल यूनिट्स और बेस क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटीज कितने हैं? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट एंड लुमिनस इंटेंसिटी। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। सिर्फ और सिर्फ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। इन्हें फंडामेंटल क्यों बोला जाता है? इन्हें फंडामेंटल इसलिए बोला जाता है बिकॉज दीज क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। ये किसी पे डिपेंड नहीं करते, दे आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। याद रखना, there are 7 fundamental quantities and these all are independent fundamental quantities, ठीक है। now इन्हीं quantities का unit को हम बोलेंगे fundamental units। क्लियर है? हमने क्या लिखा है? physical quantities and units। तो fundamental ऐसे quantities जो किसी पे डिपेंड ना करते हो और independent हो, उन्हें हम बोलेंगे fundamental quantities और base quantities, and the units corresponding to these fundamental quantities are called as fundamental units। is it clear? now आइए देखते हैं SI unit इसका।
फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ दैट इज एसआई यूनिट। लेंथ का एसआई यूनिट क्या है? एसआई का फुल फॉर्म सिस्टम है इंटरनेशनल, ठीक है। लेंथ का एसआई यूनिट है मीटर्स, मीटर। लेंथ का एसआई यूनिट मीटर, सिंबल विल बी स्मॉल एम। लेंथ का एसआई यूनिट मीटर स्मॉल एम। मास का एसआई यूनिट किलोग्राम, किलोग्राम, एंड द सिंबल इज केजी, स्मॉल के स्मॉल जी। टाइम, एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड एंड द सिंबल इज स्मॉल एस। देखो बहुत लोग सेकेंड का सिंबल गलत लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं देखिए, एस ई सी। दिस इज द रॉन्ग सिंबल और रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग द सिंबल ऑफ सेकेंड। सेकेंड का सिंबल है सिर्फ एस। अब फिजिक्स पढ़ रहे हो, अब एक्यूरेट हो जाओ, एस इज द सिंबल ऑफ सेकेंड, ठीक है, एस ई सी नहीं है। टेम्परेचर का है केल्विन, एसआई यूनिट बहुत लोग बोलते हैं डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस इज नॉट द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, याद रखना, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। कैपिटल के, कैपिटल के, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स में थोड़ा ध्यान देना। कैपिटल के ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल एंड द सिंबल इज MOL, स्मॉल m स्मॉल o स्मॉल l। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट एम्पियर, AMPERE, एम्पियर, एंड द सिंबल इज कैपिटल A। लुमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट है कैंडेला, CANDELLA, सॉरी DELA, कैंडेला, DELA, कैंडेला। सिंबल है स्मॉल c स्मॉल d। क्या ये दिख रहा है आपको? कैमरे के पीछे देख लेते हैं, यस दिख रहा है। तो देखो लेंथ का एसआई यूनिट मीटर, सिंबल है स्मॉल m। मास का एसआई यूनिट किलोग्राम, सिंबल इज kg। टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड, सिंबल इज s। टेम्परेचर और थर्मोडायनेमिक्स और हीट इस एसआई यूनिट इज केल्विन एंड द सिंबल इज कैपिटल K। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, सिंबल MOL। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, सिंबल कैपिटल A। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, स्मॉल c स्मॉल d। तो ये आपको याद करना है, क्या क्या है? पहले है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर और थर्मोडायनेमिक्स, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट एंड अमाउंट लुमिनस इंटेंसिटी। देखो ये सब है आपका फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाट आर द फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज? व्हाट आर द फंडामेंटल यूनिट्स? द यूनिट्स करस्पॉन्डिंग टू दीज क्वांटिटीज, दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज, दैट मीन दीज यूनिट्स आर कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स आपसे पूछे तो आप बोलोगे मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, मोल, एम्पियर एंड कैंडेला। दीज आर फंडामेंटल यूनिट्स एंड दीज आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। इन्हीं के यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं हम, ठीक है ना। अब आते हैं हम डिराइव्ड क्वांटिटीज पे। देखो ये चीज किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, अभी डिपेंडेंसी क्या होता है वो डिराइव्ड क्वांटिटी से क्लियर हो जाएगा आपको। तो इतना कॉपी कर लो, फिर स्टार्ट करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब देखिए हमारा सेकंड है डिराइव्ड क्वांटिटीज, सेकंड टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डिराइव्ड। वर्ड सही समझ आ रहा होगा, डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब देखो ये डिराइव्ड क्वांटिटीज है और ये डिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट, दे आर डिपेंडेंट। किस पे डिपेंडेंट होंगे? तो ये डिपेंडेंट होंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज पे। दे आर डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। इज इट क्लियर? डिराइव्ड क्वांटिटीज आर डिपेंडेंट ऑन दिस फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। इन्हें हम डिराइव कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू व्हाट इज द यूनिट ऑफ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड, what is the unit of speed or what is the SI unit of speed? We know the formula for speed, हमें पता है speed is distance by time, speed is distance upon time, यही होता है ना, speed is distance upon time। अब देखो speed क्या है? speed is a derived quantity, किस किस पे डिपेंड कर रहा है? distance और time पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा distance क्या है? distance हम किस में मेजर करते हैं? किलोमीटर, मीटर में। तो डिस्टेंस को हम बोल सकते हैं दिस इज लेंथ है। डिस्टेंस क्या होता है? ये तो लेंथ ही होता है ना, डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखिए आपको दिख रहा है फंडामेंटल क्वांटिटी। एक फंडामेंटल क्वांटिटी ये हो गया, इसका यूनिट होता है मीटर। एक फंडामेंटल क्वांटिटी ये हो गया, इसका फंडामेंटल यूनिट होता है सेकेंड। दैट मीन्स स्पीड का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर बाय सेकेंड, विच इज मीटर पर सेकेंड। MS एस के ऊपर -1। स्पीड का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट निकालना है स्पीड का, तो इसका फॉर्मूला लिखो। सबसे पहले फॉर्मूले में देखो क्या क्या आ रहा है। तो स्पीड डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पे और टाइम पे, और डिस्टेंस को हम कहेंगे लेंथ और टाइम को हम बोल सकते हैं
टाइम, ठीक है, टाइम का टाइम ही होगा। अब देखो लेंथ, लेंथ क्या है, लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसका फंडामेंटल यूनिट एसआई यूनिट है मीटर्स, टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और इसका फंडामेंटल यूनिट या एसआई यूनिट है सेकंड्स, तो स्पीड का एसआई यूनिट निकल कर आया मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अब आप बताओ व्हाट विल बी द एसआई यूनिट ऑफ, कहाँ लिखे यहाँ पे, व्हाट विल बी द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी मैं बता दूं आपको वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी हम पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में, स्पीड एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो ये भी लेंथ मेजर करेगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस मेजर कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट इज मेजरिंग द डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये लेंथ मेजर करेगा, तो यहाँ आप लिख सकते हो लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है ना, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। लेंथ का एसआई यूनिट क्या है, लेंथ का एसआई यूनिट मीटर, टाइम का एसआई यूनिट सेकंड, तो इसका क्या हो गया मीटर पर सेकंड। देखो स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों का एसआई यूनिट सेम, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ये डिपेंड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट और टाइम पे, स्पीड डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस और टाइम पे। इसीलिए हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज दैट डिपेंड्स ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज फॉर देयर एसआई यूनिट्स, ठीक है। एसआई यूनिट निकालना है तो आप फॉर्मूला लिखो और बना लो। चलो इसी तरह आप देखो एक्सेलरेशन, जब आप एक्सेलरेशन पढ़ोगे तो उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसी तरह आप जब पढ़ोगे बहुत सारी क्वांटिटीज़ आपको पढ़ना है, आप आगे देख लोगे एग्जाम्पल में। बोलिए इतना क्लियर है, कॉपी कर लेंगे पहले। अच्छा देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ तो 7 है नंबर्स में, हमें पता है देयर आर 7 फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज़। नाउ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कितने हैं, आप खुद से सोच कर बताओ कि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कितने होने चाहिए। ऐसे तो फिजिकल क्वांटिटीज़ का कोई लिमिटेशन तो नहीं, अनगिनत फिजिकल क्वांटिटीज़ है हमारे पास, आप जितना भी सोचा है सोच लो, एक्सेलरेशन, फोर्स, कुछ भी सोच लो, फोर्स, वर्क डन, एक्सेलरेशन, या फिर आप वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ आपको मिलेंगे। तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को छोड़कर जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगे वो सारे के सारे डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होंगे। इनको छोड़कर दुनिया में जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो सारे हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़ एंड देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज़। इज इट क्लियर? कॉपी करो। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द डिपेंडेंसी ऑफ द डायरेक्शंस, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स में, स्केलर्स एंड वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वेक्टर्स का अलजेब्रा और जो नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन हम यूज़ करते हैं, जो जनरल लॉ ऑफ अरिथमेटिक होते हैं, उन पे डिपेंड नहीं करता। वेक्टर्स को हम उस तरह ऐड नहीं करते। स्केलर्स को हम नॉर्मल जैसे ऐड करते थे किसी भी नंबर्स को, जैसे 2 + 2 4 हो गया, 5 + 5 10 हो गया, तो उन सारे नंबर्स को जिस तरह हम ऐड करते थे स्केलर क्वांटिटीज़ को भी उसी तरह हम ऐड करेंगे, ठीक है। लेकिन वेक्टर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करने के लिए हमें एक अलग अलजेब्रा पढ़ना पड़ेगा, हमें एक अलग अलजेब्रा पढ़ना होगा वेक्टर्स के अरिथमेटिक या फिर वेक्टर्स के ऑपरेशंस के लिए। क्लियर है? तो चलिए हम देखते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे स्केलर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़, देखो स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसे क्वांटिटीज़ होते हैं, बस नॉर्मल लैंग्वेज में समझोगे, स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसे क्वांटिटीज़ होते हैं जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। अब मैग्नीट्यूड से क्या मतलब है? मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू, तो वैल्यू को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। जैसे आपसे पूछा जाए, ये आप एक रॉड दे दिया जाए आपसे और आपसे पूछा जाए इस रॉड को मेज़र करो और बताओ लेंथ कितना है, तो आप मेज़र कर को बोलोगे सर इसका लेंथ है 10 मीटर्स। सो ये 10 मीटर्स, ये इसका वैल्यू, ये कहलाता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। इट विल हैव ओनली द मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटीज ऐसे क्वांटिटीज होते हैं जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है कितना लेंथ है इस रॉड का, 10 मीटर्स, ठीक है। मैं आपसे पूछूंगा 10 मीटर में आगे गया, मैं आपसे पूछूंगा मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप बोलोगे सर आपने 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस भी एक हो गया स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? पहले तो आपका हो गया ये लेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्लियर है। सेकंड में आपका हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। थर्ड आपका हो जाएगा स्पीड भी एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे आप किसी भी कार को देखो,
वो चल रही है अपने रास्ते में, उसका स्पीड आपको पता चलेगा कुछ देर के बाद 20 मीटर पर सेकेंड है। तो आपसे कोई पूछे भाई यहाँ पे इस कार का स्पीड कितना है, तो आप बोलोगे 20 मीटर पर सेकेंड। सिर्फ और सिर्फ वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड। तो हम बोलेंगे ये सारे लेंथ, डिस्टेंस, स्पीड ये सारे स्केलर क्वांटिटीज होते हैं। तो और कौन कौन से क्वांटिटीज होते हैं, इसमें बहुत सारे क्वांटिटीज होते हैं। आप ले लो वर्क, ले लो, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और क्या ले सकते हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सिमिलरली बहुत सारे क्वांटिटीज मिलेंगे आपको जो स्केलर क्वांटिटीज होते हैं, ठीक है। टाइम, टेम्परेचर एंड ETC, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात हम करेंगे तो उन सारे क्वांटिटीज को हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटीज। नाउ देखते हैं वेक्टर क्वांटिटीज को। उससे पहले एक एग्जांपल कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज माय ओरिजिन, मतलब मैं यहाँ पे अभी इनिशियल पोजीशन पे हूँ। आई मूव्ड टू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स। आई कवर्ड अ 10 मीटर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम O to A एंड देन आई कवर्ड 9 meter distance from A to B. I will ask you what is my total distance covered? Total distance covered. What will be your answer? आपका आंसर क्या होगा? अगर मैं पूछूं मेरा टोटल डिस्टेंस क्या है तो आपका आंसर ये होगा, देखो टोटल डिस्टेंस कवर्ड विल बी इक्वल टू OA प्लस AB. What is OA? 10. What is AB? 9. तो ये क्या हो गया? 19 मीटर्स। ये 19 मीटर्स सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहा है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहा है। तो ये कहलाता है हमारा स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। अब दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास वेक्टर। वेक्टर को थोड़ा बहुत डिटेल में देखेंगे। वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटीज। अब ये वेक्टर क्वांटिटीज होते क्या है? ऐसे तो वेक्टर क्वांटिटीज ऐसे क्वांटिटीज होते हैं जो जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, दोनों चीज़ होना चाहिए वेक्टर क्वांटिटीज़ के पास। मतलब ये मैग्नीट्यूड का भी इंफॉर्मेशन हमें दे और डायरेक्शन के ही बारे में बताए, किस डायरेक्शन में क्या काम हो रहा है, ठीक है। ये कहलाता है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ठीक है। यहां देखो हमारा डिस्टेंस क्या था, स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस का ऑपोजिट डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज स्केलर, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, स्पीड इज स्केलर, वेलोसिटी इज वेक्टर, ठीक है। डिस्टेंस का वही SI यूनिट होगा जो डिस्प्लेसमेंट का होगा। डिस्टेंस मेजर करता है लेंथ, डिस्प्लेसमेंट भी मेजर करता है लेंथ, बट दोनों का डायरेक्शन, बट एक में डायरेक्शन है, एक में डायरेक्शन नहीं है। इसमें डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन मैग्नीट्यूड होगा। स्पीड भी वही है, स्पीड में आपका SI यूनिट मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी में आपका SI यूनिट मीटर पर सेकेंड। बट स्पीड में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, बट वेलोसिटी में हमारे पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है। आगे कौन कौन से क्वांटिटीज होते हैं देखिए। फोर्स, देन मोमेंटम, ठीक है, टॉर्क, रहने दो, आपके सिलेबस में नहीं है ये। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, एक्सेलरेशन भी हमें पढ़ना है, एक्सेलरेशन। तो ये सारे क्वांटिटीज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज कहलाते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है स्केलर और वेक्टर में? डिफरेंस ये है, स्केलर क्वांटिटी हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन देती है और डायरेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं बताती। जैसे यहाँ पे देखो, हमने पूछा था मेरा डिस्टेंस क्या है आप बताओ, तो आपने सिर्फ सिंपली जिस तरह ऐड करते हो नंबर्स को उसी तरह सिंपली ऐड करके आपने बताया 19 मीटर्स, ठीक है। ये तो नहीं बताया ना कि मेरा डायरेक्शन क्या है बी पर, ये तो मुझे नहीं पता, ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। 19 मीटर्स किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में या नीचे वाले डायरेक्शन में या ऊपर वाले डायरेक्शन में, तो यहाँ डायरेक्शन का कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। बट जब वेक्टर क्वांटिटीज़ के पास आओगे तो वेक्टर क्वांटिटीज़ के पास आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट।
डिस्टेंस के साथ साथ ये डायरेक्शन भी देता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ ये डायरेक्शन भी दे सकता है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिसमें दोनों हो वो कहलाता है हमारा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज, ओके, लाइक वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम एज वेल एज योर एक्सेलरेशन। क्वेश्चन करते देखो, एक और बहुत बड़ा डिफरेंस ये है, ऐसे तो इसका वेक्टर का एक टेक्निकल डेफिनेशन भी है, जैसे आप डिफाइन करना हो आपको वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, तो आप बोलोगे क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। बट इतना ही नहीं है, उसके आगे और भी है, एंड दिस क्वांटिटी फॉलोज द वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। ये अपना लॉज ऑफ एडिशन यूज करता है, फॉलो करता है, ठीक है, जबकि स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को किसी भी लॉ ऑफ एडिशन का जरूरत नहीं है। ये जैसे सिंपल अरिथमेटिक नंबर्स को, अरिथमेटिक कैलकुलेशन हम सिंपल करते थे, सिंपल नंबर्स को जिस तरह हम कंबाइन करते थे, जोड़ते थे, घटाते थे, मल्टीप्लाई, डिवाइड करते थे, ये सारा चीज़ यहाँ पे वैसे ही होगा। बट जब आप वेक्टर क्वांटिटीज़ के पास आओगे, यहाँ पे पूरा लॉ ऑफ एडिशन ही चेंज हो जाता है। वेक्टर्स का अपना एक लॉ ऑफ एडिशन है, और ये क्या है आइए देखते हैं। अगर हम यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है, देखो आई एम रबिंग दिस, ओके। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ को हमें पढ़ना है। स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसे होते हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसे होंगे जिनके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होंगे, प्लस ये वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो करेंगे, वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो करेंगे, ठीक है, दे फॉलो द वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। चलिए आइए देखते हैं, वेक्टर देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं वेक्टर्स पे। क्वेश्चन करने से पहले हम इसका रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं इसे। देखो वेक्टर्स के पास क्या क्या होना चाहिए, पहले तो एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए, मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या होना चाहिए, डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, ठीक है, लेंथ मतलब हो गया आपका, जो वेक्टर हम डिनोट करते हैं एक एरो से, ये एरो से वेक्टर को हम डिनोट करते हैं, ठीक है, और ये एरो का ये जो लाइन है ये डिनोट करता है आपका मैग्नीट्यूड को, और डायरेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं ये एरो साइन, ठीक है, दोनों कंबाइन करके बन जाता है ये एरो। तो ये दिखाता है आपका मैग्नीट्यूड और ये रिप्रेजेंट करता है आपका डायरेक्शन, दोनों कंबाइन करोगे बन जाएगा ये एरो। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है एरो से, एरो हेड, ये एरो हेड गिव्स द डायरेक्शन एंड द लेंथ ऑफ दिस एरो गिव्स द मैग्नीट्यूड, लेंथ ऑफ द एरो गिव्स द मैग्नीट्यूड, देखो लेंथ ऑफ एरो गिव्स द मैग्नीट्यूड एंड एरो हेड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। क्लियर है। चलिए तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैंने बोला मेरे पास एक वेक्टर ए है और लिखने का तरीका इस तरह से, ए के ऊपर एक एरो, ये कहलाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। मेरे पास एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, इसका वैल्यू है 5 मीटर्स इस डायरेक्शन में, क्लियर है। और एक वेक्टर है मेरे पास इस डायरेक्शन में, वेक्टर बी, वेक्टर ए, वेक्टर बी, और ये भी है 5 मीटर्स। देखो वेक्टर ए, ठीक है, आपको लिखना है तो वेक्टर ए लिखकर ऊपर एरो, ठीक है, ये कहलाता है, सिर्फ ए लिखोगे तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, ऊपर एरो लगा देना, ये हो गया आपका वेक्टर विथ डायरेक्शन। सिमिलरली बी, दिस इज द मैग्नीट्यूड, ऊपर एक डायरेक्शन, तो बन गया वेक्टर। मैग्नीट्यूड को लिखने का और एक और तरीका है, पूरा वेक्टर लिख करके मॉड के अंदर बंद कर दो, ये कहलाता है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। इसे आप डिटेल में सीखोगे 11th क्लास में, बहुत डिटेल, बहुत पूरा एक चैप्टर है वेक्टर्स के ऊपर। तो मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे दूँ, वेक्टर्स होता क्या है, थोड़ा बहुत आप समझ जाओगे तो आपको क्वेश्चंस बनाने में थोड़ा आसानी होगा। बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं आपके सिलेबस में यहाँ पे, इस आसानी क्वेश्चन होंगे, लेकिन जब तक आप इन टर्म्स को नहीं समझोगे आप नहीं कर सकते हो। जैसे आपके पास है वेक्टर बी, आपको बोला जाए इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आप इसमें सिर्फ और सिर्फ एक मॉड लगा दो, ठीक है, ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड। ठीक है, मॉड का मतलब क्या होगा, मॉड का मतलब होगा अंदर अगर नेगेटिव टर्म भी है उसमें अगर मॉड लगा देंगे आप, तो सिर्फ और सिर्फ आपको उसको वैल्यू मिलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ उसका वैल्यू मिलेगा। तो यही होता है मैग्नीट्यूड का मतलब, ठीक है। या फिर आप इस तरह से लिखो या फिर आप इस तरह से लिखो, दोनों का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर। क्लियर है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वेक्टर ए और वेक्टर बी, मेरे पास ये है, वेक्टर ए इज 5 मीटर्स, वेक्टर बी इज 5 मीटर्स। आपसे पूछ रहा है फाइंड ए प्लस बी, मतलब आपको निकालना है ए प्लस बी, फाइंड ए प्लस बी। तो ए प्लस बी मतलब क्या है, यहाँ पे दो बातें हैं, यहाँ पे आपको निकालना है ए प्लस बी। ए प्लस बी कैसे निकालेंगे हम, क्या हम सिंपली ऐड कर दे दोनों को, ए है हमारा 5 + 5 कितना हो गया 10। क्या ये सही है, नहीं, ये सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत तरीका है।
वेक्टर्स अपना अलग लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, तो यहाँ पे भी वेक्टर का एक अलग लॉ ऑफ एडिशन होगा, ठीक है, वो हम सीखेंगे। चलिए देखिए एडिशन हम किस तरह करते हैं वेक्टर्स में, इसका एक फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, ऐसे तो डेरिवेशन है इसका, बट डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे हम, डायरेक्टली फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ। किसी भी दो वेक्टर्स को ऐड करना है, मतलब अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, ऐड करके मॉड लगा दो, क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। डायरेक्शन भी ऐसे हम निकाल सकते हैं, पहले हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। देखो वेक्टर में दो चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। आपको मैग्नीट्यूड भी निकालना होगा, आपको बताना होगा किस डायरेक्शन में वो मैग्नीट्यूड है, ठीक है। सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ये है मैग्नीट्यूड, दिस इज द मैग्नीट्यूड। देखो वेक्टर के अंदर मैंने लगा दिया मॉड, तो ये है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर हम निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर हम निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस ए वेक्टर बी, मतलब इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों को ऐड करने से हमें कितना मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और एंगल किस तरह हम लेंगे, कौन सा एंगल लेंगे, देखो यहाँ दो एंगल बन रहा है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच दो एंगल है, एक तो एंगल ये है और दूसरा एंगल है ये, तो कौन सा एंगल लेना है हमें, तो याद रखना एंगल दो वेक्टर्स के बीच वैसा लेना है हमेशा 0 से बड़ा और 90 से इक्वल, या 180 से छोटा, 180 से छोटा, ये याद रखना, ठीक है। थीटा क्या होना चाहिए, 0 या 0 के इक्वल या उससे बड़ा, या 180 से छोटा, मतलब 0 और 180 के बीच का एंगल लेना है। तो अब देखो 0 और 180 के बीच का एंगल कौन सा आ रहा है, छोटा एंगल कौन है, इन दोनों में छोटा एंगल है ये, तो ये कितना होगा, ये होगा, मैं दे देता हूँ यहाँ पे, ये एंगल है 90 डिग्री। अब आपको फाइंड करना है इन दोनों वेक्टर के बीच का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है, फॉर्मूला हम पुट करते हैं, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, अच्छा इस मैग्नीट्यूड को हम रिजल्टेंट ऑफ द गिवन वेक्टर भी बोलेंगे। रिजल्टेंट मतलब इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ए प्लस बी को हम और क्या बोल सकते हैं, रिजल्टेंट, इसे डिनोट करेंगे हम वेक्टर आर से और मॉड लगा देंगे, ये रहा आपका रिजल्टेंट। रिजल्टेंट इज वेक्टर ए मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और मॉड लगा दो, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, और रिजल्टेंट कितना है ए प्लस बी, जो रिजल्ट आ रहा है, जो वैल्यू आ रहा है उसे हम बोलेंगे रिजल्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं लेना यहाँ पे। ये बी क्या है, ये भी सिर्फ वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यहाँ भी वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड, यहाँ भी वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड, ठीक है। और थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। नाउ ए स्क्वायर कितना, देखो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, बी स्क्वायर भी 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री, बिकॉज थीटा इन दोनों के बीच 90 डिग्री है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखो 5 का स्क्वायर है 25, ये 5 का स्क्वायर 25, ये 5 25 प्लस 2 दैट इज 50 इंटू कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 होता है 0, तो यहाँ से आ गया 25 प्लस 25 इज 50 प्लस 0, तो ये आप लिख सकते हो अंडर रूट 50, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 25 दैट इज 5 रूट 2। ये मैग्नीट्यूड आया है, मैग्नीट्यूड कितना आया है 5 रूट 2, क्लियर है, 5 रूट 2 इज द मैग्नीट्यूड। अच्छा अब खुद से सोचो, ये आपके पास एक टॉय है, एक खिलौना है टॉय, इसे आप यहाँ से खींच रहे हो और एक यहाँ से खींच रहा है, ठीक है, दो आपका एक फ्रेंड, आप यहाँ से खींच रहे हो और आपका फ्रेंड यहाँ से खींच रहा है, तो ये टॉय किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये मूव करेगा इस डायरेक्शन में करेगा, तो ये रिजल्टेंट होता है, यही रिजल्टेंट है, ठीक है। आपको ये डायरेक्शन निकालना, और डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू, डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला, क्योंकि थीटा हमने ऑलरेडी ले लिया है, तो हम लेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू, अब देखो आपका रिजल्टेंट कुछ इधर आएगा, समझो बात को, रिजल्टेंट यहाँ आएगा, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो आपका रिजल्टेंट कहीं बीच से निकलेगा। अगर ये बीच से निकलेगा तो हम यहाँ पे एक ट्रायंगल कंसीडर कर सकते हैं, ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करो, ये लेंथ जो है इसके इक्वल आएगा, ठीक है, ये कितना है 5, तो ये भी 5, और ये एंगल है हमारा अल्फ़ा, जो tan अल्फ़ा लिखे हैं ना, तो वो अल्फ़ा वाला एंगल है ये एंगल। अब यहाँ से देखो tan अल्फ़ा निकालने का तरीका क्या है, tan अल्फ़ा निकालने का तरीका है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है, अल्फ़ा के अपोजिट 5, तो 5 बेस क्या है, दिस इज 5, कट गया, कितना आ गया 1, तो tan अल्फ़ा 1 कब आएगा,
tan अल्फ़ा 1 कब आएगा? देखो tan 45 का जो वैल्यू होता है वो होता है tan 45 का वैल्यू होता है 1, tan 45 का वैल्यू होता है 1। तो अल्फ़ा अगर 45 होगा तो वैल्यू 1 होगा, दैट मीन्स यहाँ पे अल्फ़ा कितना है? अल्फ़ा है 45 डिग्री। देखो ये निकल गया डायरेक्शन और ये निकल गया मैग्नीट्यूड। मतलब हमारा जो रिजल्टेंट है, हमारा ये जो रिजल्टेंट है ये है 45 डिग्री एंगल पे, और ये रिजल्टेंट का वैल्यू क्या है? 5/√2। क्लियर है? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है 5√2। अच्छा ये मीटर्स में था, मीटर्स लगा देते हैं। ये मैग्नीट्यूड वाइज आ गया 5/√2 मीटर्स, और किस डायरेक्शन में आ गया? हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पे। क्लियर है? तो यहाँ पे आप लिखोगे मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। टफ लग रहा है क्या? नहीं, टफ बिल्कुल नहीं है, समझो बात को, टफ नहीं है, समझ जाओगे, बहुत आसान लगेगा। वेक्टर्स का लॉ ऑफ एडिशन ही अलग होता है। वेक्टर्स अलग तरीके से मल्टीप्लाई किए जाते हैं, सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं। तो यही तरीका है वेक्टर्स को ऐड करने का। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप बना कर दिखाओगे, आ जाएगा, टफ नहीं है, आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, क्योंकि हमें अपने सिलेबस में वर्क पढ़ना है, तो वर्क का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। चलो क्वेश्चन लिखोगे। क्वेश्चन है, मेरे पास दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स इस डायरेक्शन में और एक फोर्स इस डायरेक्शन में। ये फोर्स है F1, इसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, ठीक है, और ये फोर्स है F2, इसका मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन। ये हो गया 10 न्यूटन, ये हो गया 20 न्यूटन। इन दोनों के बीच का एंगल है 30 डिग्रीज। चलो, इन दोनों के बीच का एंगल है 30 डिग्रीज। आपसे पूछ रहा है फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स विथ डायरेक्शन। निकाल कर देखिए, रिजल्टेंट फोर्स विथ डायरेक्शन निकाल कर देखिए, ट्राई कीजिए। ट्राई करोगे तो बनेगा, नहीं ट्राई करोगे नहीं बन पाएगा। आपसे बोल रहा है फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स विथ डायरेक्शन। डायरेक्शन के साथ बताइए इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। मैंने बताया आपको रिजल्टेंट क्या होता है, या फिर सिंपली आपसे पूछेगा फाइंड रिजल्टेंट फोर्स लिखो, या पूछेगा फाइंड F1 प्लस F2। आपको निकालना है F1 प्लस F2 विथ डायरेक्शन। चलिए बताइए कैसे निकालोगे। मैंने बताया था दो वेक्टर्स को जोड़ने का तरीका, किस तरह हम दो वेक्टर्स को जोड़ेंगे। दो वेक्टर्स को जोड़ने का तरीका है F1 प्लस F2, ठीक है, F1 प्लस F2, इसे ही हम बोलते हैं क्या? रिजल्टेंट। यही होता है ना रिजल्टेंट। दैट इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। अब यहाँ F1 F2 के ऊपर एरो मत लगाना, बिकॉज हम सिर्फ और सिर्फ रूट के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। ठीक है, मॉड लग गया, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। F1 का वैल्यू अब देखो क्या है, F1 का वैल्यू है 10 का स्क्वायर 100, F2 का वैल्यू है 20 का स्क्वायर 400 आएगा 400, ठीक है, प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा 2 × 10 × 20 × कॉस ऑफ 60 है या 30 है। दोनों एंगल्स देखो, दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल कितना? 30 डिग्री। तो ये आपका वैल्यू, आप वैल्यू निकाल लो। 100 प्लस 400 आ गया 500, प्लस ये आ गया 200 प्लस 2 दैट इज 400 इंटू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3 डिवाइडेड बाई 2, यही होता है कॉस 30 डिग्री का वैल्यू। यहाँ से 2 से 200 टाइम्स में कटेगा, ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 500 √500 प्लस 200√3 बोलो। तो ये होगा आपका आंसर, ठीक है, ये होगा आपका आंसर। तो कितना रिजल्टेंट है यहाँ पे? यहाँ रिजल्टेंट कितना दिख रहा है? यहाँ रिजल्टेंट है, और रिजल्टेंट है √500 प्लस 200√3। आपका वैल्यू इस तरह का वैल्यू नहीं आएगा, मैंने तो रैंडमली वैल्यू दिया है, इसीलिए इस तरह से आ रहा है। आपका कोई सिंप्लीफाइड वैल्यू आएगा जब क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो अब आपको निकालना है एंगल बिटवीन दिस। अच्छा, ये रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा आप बताओ? कहीं इन दोनों वेक्टर्स के बीच से पास करेगा?
बिल्कुल इन दोनों वेक्टर्स के बीच से बिल्कुल पास करेगा ये रिजल्टेंट, ठीक है, बिकॉज एक फोर्स उधर लग रहा है, एक फोर्स उधर लग रहा है, बॉडी ना उधर जाएगी ना इधर जाएगी, ठीक है, ना इधर मूव करेगी ना इधर मूव करेगी, ये मूव करेगी तो बीच में। तो हम मान लेते हैं ये बॉडी आर वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में है और इसके साथ ये है एंगल अल्फा। तो डायरेक्शन निकालने का तरीका tan अल्फा इज इक्वल टू अच्छा, अब यहाँ पे आपको दूसरा यहाँ पे एंगल रहने देते हैं, एंगल निकालेंगे तो इसको फिर रिजॉल्व करना पड़ेगा और वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। अभी यहाँ तक सीखो। सिर्फ क्या निकालना था, F1 प्लस F2 रिजल्टेंट निकालना था विद डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कहीं इनके बीच से है और रिजल्टेंट कितना आ गया, इतना न्यूटन। दैट मीन्स F नेट या F रिजल्टेंट भी आप बोल सकते हो। F नेट इज √500 प्लस 200 √3 समवेयर इन बिटवीन F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर। देखो डायरेक्शन के साथ हमने लिख लिया इसे, बिटवीन मतलब इनके बीच में कहीं से जा रहा है और इसका मैग्नीट्यूड है ये। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप इस तरह से सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये था एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को हम इस तरह ऐड कर सकते हैं, इसी तरह सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। सब्ट्रैक्शन भी इसी तरह होता है, बस आप वेक्टर्स को अपोजिट करके सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे सब्ट्रैक्शन क्या होगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसको सब्ट्रैक्ट करने का क्या तरीका हो सकता है, देखो वेक्टर ए प्लस ऑफ माइनस वेक्टर बी हो जाएगा। ये मतलब अगर आपका वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है, माइनस सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, ठीक है, और आपका वेक्टर बी इस डायरेक्शन में है और इस केस में वेक्टर ए प्लस वेक्टर ई आप लिखते हो, तो माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा अपोजिट इन डायरेक्शन। जो डायरेक्शन इसका पहले था वो डायरेक्शन अब इधर हो जाएगा। वेक्टर यही होता है, देखो डायरेक्शन चेंज करोगे तो साइन भी चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव था तो उस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, नेगेटिव है तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, जस्ट अपोजिट इन डायरेक्शन। और वेक्टर ए तो पहले से उसी डायरेक्शन में। अब यहाँ आप कैसे लिखोगे इसे, इन दोनों को ऐड कैसे करोगे, तो ऐड करेंगे वेक्टर ए प्लस ऑफ माइनस ऑफ वेक्टर बी। बोलो समझ आया, क्लियर है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए, जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो पॉजिटिव, जब वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो नेगेटिव। क्लियर है ये। चलिए आगे है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स, देखो मल्टीप्लीकेशन हम वेक्टर्स को तीन तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब आप एक स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो स्केलर आने वाला है, रिजल्ट मिलेगा स्केलर। बट आप जब एक वेक्टर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, वेक्टर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दो केसेस मिलेंगे। पहला केस तो ये स्केलर हो सकता है और स्केलर प्रोडक्ट को हम बोलते हैं, पहले तो आपको स्केलर प्रोडक्ट या फिर आप इसे बोलोगे डॉट प्रोडक्ट। और तीसरा ये होगा कि अगर आप एक वेक्टर को दूसरा वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा वेक्टर प्रोडक्ट। इसे हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। मतलब वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का दो तरीका, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। ऊपर वाला स्केलर इनटू वेक्टर हमेशा स्केलर ही देगा, उसको नहीं पढ़ना है हमें। वेक्टर इनटू वेक्टर, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मेन है ये दोनों। देखो वेक्टर, दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने का दो तरीका, वेक्टर इनटू वेक्टर, या तो स्केलर प्रोडक्ट देगा या तो वेक्टर प्रोडक्ट देगा, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट को वी कॉल इट एज डॉट प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट को वी कॉल इट एज क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट क्या है, देखो सबसे पहले देखते हैं डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। Dot product is also called as scalar product. Is it clear? Dot product is also called as scalar product. तो dot product में आप अगर दो वेक्टर को, मेरे पास वेक्टर A है और मेरे पास वेक्टर B है, इन दोनों वेक्टर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा, जो मैग्नीट्यूड आएगा, देखो यहाँ तो सिर्फ स्केलर है, स्केलर प्रोडक्ट मतलब सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा इसके पास, क्योंकि प्रोडक्ट कैसा हो रहा है, इसका प्रोडक्ट कैसा आ रहा है, इसका प्रोडक्ट आ रहा है स्केलर, तो इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है वेक्टर, तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, ठीक है ना। तो ये डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड मिलता है, और मैग्नीट्यूड क्या है,
ए बी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड है ए बी कॉस थीटा, ठीक है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, देखो ये दोनों वेक्टर है, इन दोनों के पास डायरेक्शन है, लेकिन जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट लिखोगे उसमें सिर्फ और सिर्फ ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और इन दोनों के बीच का एंगल लिखना है, ठीक है ना। ए बी मैग्नीट्यूड है वेक्टर्स का, ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। मतलब अगर आपके पास ये एक वेक्टर है और आपके पास ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी, ठीक है, और ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा, तो आपसे पूछ रहा है ए डॉट बी, ए डॉट बी बताइए, वेक्टर ए और वेक्टर बी को मल्टीप्लाई करो, ये पूछा है, तो रिजल्ट क्या होगा, ए और बी को सिर्फ मल्टीप्लाई करने से नहीं होगा, ऐसे क्या था, सिंपली आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 6, ये होता है नॉर्मल, स्केलर केस में ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तब प्रोडक्ट आ रहा है आपका स्केलर, तो इस केस में आपका अलजेब्रा ही अलग हो गया, तो आप ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे ए बी कॉस थीटा, और ए में आप मैग्नीट्यूड रखोगे इस वेक्टर का, बी में आप मैग्नीट्यूड रखोगे वेक्टर बी का, और थीटा एंगल होगा ए और बी के बीच। अच्छा, एंगल कहाँ से लेना है, देखो आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो, ए से बी जा रहे हो, तो यहाँ भी आप ए से बी मूव करोगे, इस तरह मेज़र करना है एंगल को उधर से, ठीक है। ये रहा आपका ए बी कॉस थीटा, ठीक है ना। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं इस पर, क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन बोल रहा है मेरे पास एक फोर्स है इस डायरेक्शन में, हमने लगाया 5 न्यूटन का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में, कितना डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, दो वेक्टर है यहाँ पे, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मेरे पास है S इज इक्वल टू 10 मीटर्स, डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर्स, क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर्स, इन दोनों के बीच का एंगल हमें बता रहा है 60 डिग्रीज, इन दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्रीज। हमें पूछता है फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन, हमें वर्क डन का ये फॉर्मूला गिवन है, W इज इक्वल टू F डॉट S, हमें ये फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन है। हमें पूछता है फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स, जब ये फोर्स लगेगा तो ये इस बॉडी को 10 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट देगा, मतलब जब फोर्स लगाओगे, सपोज ये बॉडी आपके पास है, आप इस बॉडी को खींच रहे हो एक फोर्स से, तो ये बॉडी इधर मूव करेगी, जो मूव कर रहा है इसे डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, और जो फोर्स लगा रहे हैं वो हो गया आपका फोर्स। तो आपसे पूछ रहा है आप निकालो वर्क डन कितना होगा, और फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी गिवन है। तो देखो वर्क डन निकालने का फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन है, तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। हमारे पास है वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट एस, देखो F डॉट एस, यही तो फॉर्मूला गिवन है, F का वैल्यू हमें पता है और S का वैल्यू हमें पता है, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 × 10 कितना आ गया 50। वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन का SI यूनिट होता है जूल्स, वर्क डन SI यूनिट होता है जूल्स, देखो कितना आ गया आंसर 50 जूल्स। क्या ये सही आंसर है, ये आंसर बिल्कुल गलत है, वेक्टर्स को हम इस तरह मल्टीप्लाई नहीं करते। वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का दो तरीका, पहले तो डॉट प्रोडक्ट और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। हमारे पास है डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू FS cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो F का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर F था, ये वेक्टर F का सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसके ऊपर कोई एरो नहीं, मतलब ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड कितना है इस वेक्टर का 5, यहाँ लिखेंगे 5। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सिर्फ 10। कॉस थीटा, थीटा एंगल कितना 60, कॉस 60 डिग्री, दैट मीन्स 5 × 10, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, लिख लेना कहीं पे, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। इससे पहले मैंने लिखा था कॉस 30, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, यहाँ से देखो 2 5 = 10, 2 5 5 = 25 जूल्स। तो आगे आंसर वर्क डन इज 25 जूल्स। बोलो समझ आया, बोलो क्लियर है, ठीक है क्लियर है ना। SI यूनिट ऑफ वर्क डन जूल होता है, SI यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल, वर्क डन इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, हम डिराइव करके निकालते हैं। तो ये था आपका इस डॉट प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करने का तरीका, और ये पूरा का पूरा क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हमें पता चलेगा और डायरेक्शन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देता, ठीक है। दिस इज कॉल्ड दी स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलता है, डायरेक्शन हमें नहीं पता चलता है, ठीक है। जैसे आप देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पता चल रहा है, वर्क डन हो रहा है किस डायरेक्शन में ये नहीं पता चलता, तो हम बोल सकते हैं वर्क डन इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। तो वर्क डन कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। आपके सिलेबस में है वर्क डन, हमें पढ़ना है, फोर्स
फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन भी पढ़ना है हमें, वर्क एनर्जी में पढ़ना है हमें, वर्क डन कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, तो याद रखना वर्क डन कैसा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा हम पढ़ने वाले हैं अपने सिलेबस में, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ये आपके सिलेबस में है, कहाँ से आया वो यहाँ समझ लो। चलो डॉट प्रोडक्ट समझ गए, डॉट प्रोडक्ट समझ गए, एक क्वेश्चन दूँ मैं, बनाओगे? मेरे पास क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन है, मेरे पास है वेक्टर ए है मेरे पास इज इक्वल टू 50 मीटर्स, और मेरे पास एक वेक्टर है वेक्टर बी 10 मीटर्स। आपसे पूछा है फाइंड ए डॉट बी, आप ए डॉट बी बताओ। इन दोनों के बीच का एंगल हमें बताया है 45 डिग्री। इस क्वेश्चन को बना करके सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करोगे, ठीक है? आई एम रबिंग दिस, शैल आई रब दिस? ओके, तो डॉट प्रोडक्ट हमारा खत्म हो गया। अब लास्ट टॉपिक जो हमारा बचा है वो है वेक्टर प्रोडक्ट, जहाँ पे आपको डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है। अब यहाँ पे आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। अब हमें देखना है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स मतलब मेरे पास वेक्टर ए और मेरे पास एक वेक्टर बी, ठीक है? मेरे पास एक वेक्टर ए ये रहा, मेरे पास एक वेक्टर बी ये रहा, ठीक है? इन दोनों का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा ये रहा। तो हमसे पूछा फाइंड ए क्रॉस बी। अब इसे ए मल्टीप्लाइड बाई बी नहीं पढ़ेंगे, इसे ए क्रॉस बी पढ़ते हैं और इसे ए डॉट बी पढ़ा जाता है। ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा एन के ऊपर कैप, एन के ऊपर ये, इसे कैप बोलेंगे, ठीक है? ए बी साइन थीटा एन कैप। तो यहाँ से आपको दो चीज़ें मिलेगी, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ए बी साइन थीटा आपको देगा मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एज वेल एज एन कैप, एन कैप से आपको मिलेगा डायरेक्शन। जैसे इसी वेक्टर में देखो हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, पर मैग्नीट्यूड आ जाएगा ए बी साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, ठीक है? थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एन कैप क्या है बच्चों? ये एन कैप होता है यूनिट वेक्टर, ये एन कैप है यूनिट वेक्टर, ठीक है? और यूनिट वेक्टर का फिजिक्स में सिर्फ एक ही काम है, फिजिक्स में मैथमेटिक्स में कहीं भी बोल लो, सिर्फ एक ही काम है, ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताता है, ठीक है? यूनिट वेक्टर का क्या काम है? डायरेक्शन बताना। एन कैप को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर्स, ठीक है? उसी तरह यूनिट वेक्टर्स आता है आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप होता है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, जे कैप होता है वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, के कैप होता है जेड एक्सिस की डायरेक्शन में। तो यूनिट वेक्टर्स का सिर्फ और सिर्फ एक काम है हमारे सिलेबस में, और वो है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बताना। तो यूनिट वेक्टर देगा डायरेक्शन ऑफ द टू वेक्टर्स, ए बी साइन थीटा से मिलेगा हमें मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन हम किस तरह निकालेंगे? तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमें यूज़ करना होगा राइट हैंड थंब रूल, या सिंपली यूज़ करेंगे हम स्क्रू रूल। राइट हैंड थंब रूल या फिर सिर्फ और सिर्फ स्क्रू रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या है? अब देखो समझो, राइट हैंड थंब रूल बोलता है अपना राइट हैंड लो, ठीक है? मेरा राइट हैंड, और राइट हैंड को ए से बी तक मूव कराओ और फिंगर्स थंब निकाल करके, ऐसे थंब निकाल कर अपने फिंगर्स को कर्ल करो फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक हम फिंगर्स को कर्ल करेंगे। डायरेक्शन निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से, और इसे स्क्रू रूल भी बोलते हैं। अब देखो ये वेक्टर किस तरह है, इस वेक्टर को 2D में देखने की कोशिश करना। वेक्टर ई इस डायरेक्शन में ए वेक्टर, और वेक्टर बी ये आपके तरफ है, इस तरह से देखो, इस तरह से वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी आपके तरफ है, ठीक है? इसे 2D में देखो, 2D है ये आपको बोर्ड में दिख रहा होगा नीचे, बट ऐसा है नहीं। वेक्टर बी ये आपके तरफ और वेक्टर ए उस डायरेक्शन में। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए उधर है, ठीक है? वेक्टर ए उधर है और वेक्टर बी इधर है, तो हमें कर्ल करना है ए से बी। हमारा फिंगर्स कर्ल होना चाहिए ए से बी तक, बी ए उधर और बी आपके तरफ, ए उधर बी आपके तरफ, मतलब फिंगर कर्ल होगा उस साइड से आपके तरफ। जब कर्ल कर रहे हो तो थंब किधर पॉइंट कर रहा है? नीचे। तो इस केस में ए बी का डायरेक्शन होगा वर्टिकली डाउनवर्ड। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एन कैप, दिख रहा है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एन कैप, इन दिस केस ए बी साइन थीटा एन कैप। अगर इसी फॉर्मूले में हम आपको बोले आप निकालो बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए कितना होगा? तो आपके पास फॉर्मूला है बी ए साइन थीटा एन कैप,
बोलो समझ आ रहा है, बी ए साइन थीटा एन कैप। अब देखिए हमारा वेक्टर क्या क्या है, देखो हमारा वेक्टर अब हो गया ए वेक्टर उधर और ये हो गया बी वेक्टर। अब हमें कर्ल कहाँ से कहाँ करना है, बी से ए, राइट हैंड निकालेंगे, बी से ए जाएंगे, बी किधर है आपके तरफ, बी आपके तरफ है, देखो ये वेक्टर बी ए तक जाना है, ए उधर है तो कर्ल करेंगे ए की तरफ, कर्ल करने पे थंब किधर पॉइंट कर रहा है, ऊपर, ऊपर पॉइंट कर रहा है, तो मतलब हमारा एन वेक्टर किस डायरेक्शन में हो गया, यहाँ पे दूसरा फिगर बनाना होगा, देखो ये था वेक्टर ए और ये था वेक्टर बी, ये था एंगल थीटा, और जब बी से ए हमने कर्ल किया तो अभी हमारा डायरेक्शन आ रहा है वर्टिकली अपवर्ड, तो ये हो गया आपका डायरेक्शन ऑफ दीज टू वेक्टर्स। क्या ये दोनों वेक्टर, क्या ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए हो सकता है? मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों सेम होगा, देखो ए बी साइन थीटा बी ए साइन थीटा, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, ये देता है मैग्नीट्यूड और ये देता है डायरेक्शन। लेकिन डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन चेंज हो गया, एक डायरेक्शन नीचे की तरफ, एक डायरेक्शन ऊपर की तरफ। अगर नीचे का डायरेक्शन आप पॉजिटिव लो, अगर नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव लोगे तो ऊपर का डायरेक्शन आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है और एक नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो ये दोनों वेक्टर्स आपस में इक्वल नहीं हो सकते बिकॉज दोनों का डायरेक्शन अलग है। वेक्टर्स का डायरेक्शन अलग तो वेक्टर अलग अलग, देखा था ना हमने, वेक्टर बी और माइनस बी देखा था हमने, माइनस बी हमने किया था, वेक्टर जस्ट अपोजिट हो गया था, तो वेक्टर का साइन चेंज होगा तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, वेक्टर का साइन सेम है तो डायरेक्शन भी सेम होगा। मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है लेकिन यहाँ देखो डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन अलग है, तो वेक्टर ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट होगा ए बी साइन थीटा एन कैप, वेयर एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, ये हमेशा डायरेक्शन देने का काम आता है। आई कैप की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप एक्स के डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर जे कैप वाई के डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर के कैप जेड के डायरेक्शन में, ठीक है। ए क्रॉस बी इज नेवर इक्वल टू बी क्रॉस ए, रीजन क्या है, बोथ आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अच्छा, क्या ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये हो सकता है क्या ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, बोलो क्या ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए हो सकता है? देखो ए डॉट बी फिगर से समझते हैं, दिस इज आवर वेक्टर ए, दिस इज आवर वेक्टर बी एंड दिस इज आवर एंगल। सबसे पहले ए डॉट बी लेंगे तो एंगल हमें ऐसे लेना पड़ेगा, ठीक है, ये थीटा हो जाएगा। बी डॉट ए लेंगे तो बी से ए लेना पड़ेगा एंगल, तो दोनों केस में तो एंगल फिक्स्ड है थीटा, एंगल चेंज नहीं होगा, 30 डिग्री दोनों केस में, अगर थीटा 30 है तो 30 डिग्री दोनों केस में होगा, ले लेते हैं 30 डिग्री, तो दोनों केस में एंगल सेम है। और ए डॉट बी, ए का वैल्यू हम ले लेते हैं 5 और बी का वैल्यू ले लेते हैं 2, तो ए बी पहले निकालते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दैट इज ए बी कॉस थीटा, ए बी है 5 और बी है, ए है 2 बी है 5 और कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 का वैल्यू अभी बताए थे 2 इंटू 5 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कट गया, कितना वैल्यू आएगा, इसे लिख लो इसे पहले, ये कंप्लीट हो गया, लिख लिया इसे, देखो तो ये आ जाएगा 5√3, ये आया ए बी का वैल्यू, ठीक है, ए डॉट बी का वैल्यू, बी डॉट ए निकालते हैं, बी डॉट ए हो जाएगा बी ए कॉस थीटा, बी का वैल्यू देखो कितना है 5, ए का वैल्यू 2 इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री दैट मीन्स 5 इंटू 2 इंटू √3 बाई 2, 2 कट गया, कितना वैल्यू आ गया 5√3। देखो ए डॉट बी का भी वैल्यू 5√3, बी डॉट ए का भी वैल्यू 5√3 होना चाहिए, 5√3, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, बट क्रॉस प्रोडक्ट उसका इक्वल नहीं होगा, इसे नोट करके लिख लेना, इसे नोट करके ही लिख लो, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू, दैट इज ये दिस फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होता है ना, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, वो प्रॉपर्टी ये यूज फॉलो करता है। ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, बट ए क्रॉस बी इज नेवर इक्वल टू बी क्रॉस ए, वाई, बिकॉज इनका डायरेक्शन अलग होगा, दोनों का डायरेक्शन देखो अलग अलग है, समझ आया। तो ये था बच्चों हमारा क्लास आज का, हमने देखा आज फिजिकल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल डिराइव क्वांटिटीज़ और वेक्टर्स पे कुछ
इंट्रोडक्शन जैसा कुछ हमने थोड़ा बहुत सीखा वेक्टर होता क्या है। तो आज के बाद आपसे कोई भी पूछे वेक्टर्स क्या होते हैं तो आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अब ये नहीं रहेगा कि जिसका डायरेक्शन अलग होता है, अब आपके दिमाग में ये भी रहेगा कि वेक्टर्स को हम जब ऐड और मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा का पूरा वेक्टर एक अलग लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है जो स्केलर फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो वेक्टर का डेफिनेशन आपसे कोई भी पूछे तो आप बोलोगे वेक्टर आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन both but also they follow the vector laws of addition। तो ये था आज का क्लास। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए। हम नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए लेकर आएंगे मोशन, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक पॉइंट्स एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, मोशन, रेस्ट, ये सब क्या होता है। तब तक के लिए देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जैसे ही न्यू वीडियो आ जाएगा। लेक्चर आपका बिल्कुल अब रेगुलर आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो और पढ़ते रहो इसी तरह। ऑल द वेरी बेस्ट।